हाँ तो जी सरकार, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। और अपनी जो पढ़ाई है ना वो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो पूरी दुनिया में एक तरीके से रेवोल्यूशन लेकर आ सकता है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा एक टॉपिक बच रहा था चैप्टर 5 में, लास्ट टॉपिक है, और वो है हमारा साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ एनआईओएस पॉलिटिकल, ये चैप्टर 5 है जिसका ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्या होती है सारी चीजें, यानी फीचर्स आपको बताने वाला हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए चालू करते हैं वीडियो को। देखिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको खाली पॉलिटी ही नहीं, आपको हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। आपको अदर जो सब्जेक्ट्स हैं एनआईओएस के कंप्लीटली कवर कराए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि एवरीथिंग यू विल बी टॉट, ठीक है, बाय मे। और मे भी हो सकता है इन फ्यूचर और भी टीचर मुझसे जुड़े, ठीक है। तो हो सकता है कि वहां पर आपको काफी सारी चीजें जानने के लिए मिले, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ना, यू हैव एन आइडिया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ना देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल लॉ जिसमें लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल लॉ जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह लिखे हुए हैं, गवर्नमेंट किस प्रकार की होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फीचर्स भी आते हैं जो इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से यूनिक बना देते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक। देयर आर सर्टेन फीचर्स व्हिच समवेयर मेक्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक, ठीक है। तो उन्हीं फीचर्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको पता है कि क्या नाम है, कि उसमें क्या क्या चीजें आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंक्लूडिंग यू नो एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अगर हम आज के समय की बात करें, अब की बात करें, तो हमारे यहाँ पर जो ना 2022 की जो काउंटिंग हुई थी उसमें अगर हम देखें तो 448 आर्टिकल है। बट ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे आर्टिकल्स थे, ठीक है। बट हाँ इतने नहीं थे, मगर हाँ कुछ अमेंडमेंट्स के साथ संशोधन करेंगे, संशोधन से काफी सारे आर्टिकल्स जुड़े हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। लर्निंग हम उस चीज की करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो एक तरीके से यूनिक वर्ल्ड में क्यों हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से जो ना हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने सारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से पढ़ा, उसको समझा, जाना, पहचाना, सब चीज करी। बट यहाँ पर काफी सारी चीजें बोरो भी करी गई हैं, ठीक है, काफी सारी चीजें बोरो करी गई, नॉट इन द सेम सेंस, सेम सेंस में बोरो नहीं करी गई हैं। हमारे जो पीपल है, हमारी इंडिया में, कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं, उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनकी इच्छाएं हैं, इच्छा शक्ति है, ठीक है, विल है, और उनकी जो आगे बढ़ने की जितने भी एस्पिरेशंस, उनको सब चीजों को ध्यान में, उनकी नीड, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उनकी नीड और आवश्यकता जो हम बोलते हैं, ठीक है, आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के बाद, और उनको क्या चाहिए, उनकी वांट्स, सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन पूरा डिजाइन हुआ था, ठीक है, डिजाइन हुआ था। सो वी कैन नॉट से दैट इट इज द बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर काफी सारे संशोधन करे गए हैं सो दैट कि हम इस चीज को कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने अकॉर्डिंग बना सकें। तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें काफी सारी अमेंडमेंट करे गए। नाउ वन ऑफ द फेमस अमेंडमेंट जिसको हम बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट है जो 1976 में कहीं ना कहीं इसको लाया गया था। नाउ इट इज आल्सो कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कहीं ना कहीं इस अमेंडमेंट के दौरान लेकर आई गई थी, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली जो वीडियो पढ़ा था प्रीएम्बल में, देयर वर 3 वर्ड्स, ठीक है, एक तो सेकुलर, ठीक है, और सोशलिस्ट, और दूसरा इंटीग्रिटी, ठीक है। ये 3 वर्ड्स जो थे जो 42nd अमेंडमेंट के दौरान ही ऐड करे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। दे वर नॉट ओरिजिनली प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी ही काफी सारी चीजें, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 42nd जो अमेंडमेंट है ना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बहुत सारे अमेंडमेंट्स लेकर आए थे और बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजें थी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अब इन सारे फीचर्स की तरफ, ठीक है, कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको यूनिक बनाते हैं। नाउ फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वन, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हैव यू एवर सीन कि या हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस कि जो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, इट वाज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हमारा भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वी टुक सर्टेन इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, हम कह सकते हैं अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर
ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूडेड है। अब मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। देखिए क्लास थोड़ी सी लेंथी रहेगी, बट हाँ ये रहेगा कि ये आपके जो साइलेंट फीचर्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, बस सफाइस हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना आपको। ओरिजिनली हम बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो है 395 आर्टिकल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है, और वो समवेयर 10 भागों में डिवाइडेड था, ठीक है, 10 भागों में 10 पार्ट्स उसमें इंक्लूडेड थे। बट आज के समय हमारे पास 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 25 पार्ट्स हैं, और जो शेड्यूल है वो 12 शेड्यूल है, ठीक है, 12 शेड्यूल है, ठीक है, यहाँ पर 8 शेड्यूल हुआ करते थे, 25 पार्ट्स हैं, ठीक है, जो पहले कहीं ना कहीं काफी सारे हुआ करते थे, तो ये 22 पार्ट हुआ करते हैं, सॉरी यहाँ पर ये 22 पार्ट्स हुआ करते थे, ठीक है, यहाँ पर ये 22 पार्ट्स हुआ करते थे, मगर आज के हमारे पास 25 पार्ट्स हैं, यानी 3 पार्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो अलग से जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये पार्ट्स जो थे वो आगे जो जितने भी अमेंडमेंट हुए उनके दौरान ये सारे पार्ट्स जोड़े गए। तो आप देख सकते हैं कि आखिर इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे पार्ट्स और इतने सारे शेड्यूल्स की जरूरत क्या पड़ी भाई। अब यहाँ पर ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि देखिए हमारा जो है भारत डिवाइडेड है, यानी यहाँ पर जो है ना एक टर्म होती है डाइवर्सिटी, विभिन्नताएं पाई जाती हैं इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। इफ यू सी आर इंडिया आर कंट्री, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी हर एक प्रकार में मिलेगी। कहते नहीं है कि कोस कोस पर बदले पानी, सवा कोस पर वाणी, ठीक है, यानी कोस कोस पर पानी बदल जाता है और सवा कोस पर बोलने चालने की भाषा बदल जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो इंडिया में काफी प्रकार की डाइवर्सिटी पाई जाती है, इंक्लूडिंग लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उन सारी चीजों को एक साथ लेकर आने के लिए, उन सारे लोगों की एस्पिरेशंस को, नीड्स को फुलफिल करने के लिए दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए इतने सारे आर्टिकल्स, इतने सारे शेड्यूल, इतने सारे आपको जो है पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको लेंथीएस्ट और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है, यानी बहुत बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप देखेंगे ना जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है, शुरू होते ही खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी जो आकांक्षा है, सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबकी नीड्स वांट, सबको देखने के बाद तब आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट बनाने में काफी सारी चीजें थी, जैसे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हुआ करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स यानी डाइवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, मोस्ट ऑफ द चीजें जो है हमारे जो एक एक्ट थी 1935 में आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, 1935। तो इस एक्ट से बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए हैं, ठीक है, प्रोविजंस यानी प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करे गए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेंथीएस्ट बनाती हैं। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है ये लिखा हुआ है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इसको लिखा, बनाया, अपनी धारणाएं इनमें इसमें व्यक्त करी हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और लेंथीएस्ट बनता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर ना। आप ये पूछेंगे सर ये आप बता रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा, हम याद कैसे रखेंगे? फर्स्ट थिंग यू कैन पॉज द वीडियो, ठीक है। सेकंड थिंग यू कैन गेट द नोट्स, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द नोट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, दैट इज द preamble and the silent feature of the constitution chapter 5, ठीक है। तो ये कहां पर मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिलेंगे, ठीक है। मगर आप मुझे जो ना फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो हाँ, व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरीज और इंस्टाग्राम पर भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर मैं चीजें जो है अपलोड कर देता हूँ, सो दैट कि यू कैन बी अपडेटेड, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीजें मेरे द्वारा आपको बताई जा रही हैं। नोट्स आपको हैंड रिटन मिल रहे हैं, मैं खुद लेकर रहा हूं, ठीक है। तो वहां से आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। नोट्सों की तो चिंता आपको लेनी नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। मगर हाँ, आपके अगर क्वेरी रहती है ना कोई भी, देखिए चैप्टर तो मैं आपको सारे कंप्लीट कराने वाला हूँ। और देखिए यही नहीं, मैं आपको जो है इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा आपको। जो होती है ना एनवायरमेंटल साइंस, नॉट एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, वो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस
ऑब्वियसली काफी इंटरेस्टिंग है, वहां पर आपको जानने के लिए एक तरीके से जब आप चीजों के बारे में जानते हैं ना तो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से एनरिच महसूस होता है। हाँ, आपके अंदर जो चीजें हैं बहुत ज्यादा फिर एनरिच हो जाती हैं, आप कॉन्शियस हो जाते हैं चीजों के बारे में। यू विल स्टार्ट थिंकिंग मल्टी डायमेंशनली और इंटरडिसिप्लिनरी सोच आपके अंदर फिर घर करने लग जाती है। यू विल स्टार्ट एग्जामिनिंग थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि आपको जो है ना नॉलेज होनी चाहिए। इफ यू हैव अ सब्जेक्ट लाइक दिस पॉलिटिकल साइंस देन you must have knowledge about geography and history as well, ठीक है। if you are not having history or geography but if you are having only this one subject तो भाई देखो ये भी बहुत ज्यादा बेहतरीन सब्जेक्ट है। you can become analyst, even you can opt as optional in your if you will prepare for the UPSC तो you can of this subject as a optional of your preparation, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं ये सारी बातें। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस, देखिए मार्कर चेंज कर लेता हूँ भाई, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस, ठीक है। अब ये वेरियस सोर्सेस लाइक अब आपको यहाँ पर समझना है सर ये क्या कह रहे हो आप भाई साहब। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई साहब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना यहाँ पर इसके सोर्सेस काफी सारे हैं लाइक फिलोसॉफिकल आइडियाज, फेडरल आइडियाज और बहुत सारे जो जितने भी आइडियाज हैं वो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं, ठीक है, पढ़े हैं, समझे हैं, उनको जाना पहचाना, फिर अपने अकॉर्डिंग उनको ढाल लिया है। जैसे कि होता नहीं है कि अगर आपको कोई भी आप काम करते हैं लाइक आपने वर्क करा, कुछ भी काम करा या फिर आपने जो मम्मी पापा की हेल्प करी, आपको उसमें रिटर्न में क्या मिला, थोड़े से पैसे मिलते, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? मम्मी पापा चाह सकते थे कि आपको जो ना फिर एक मिठाई का डब्बा दे सकते थे, आपको एक मोबाइल गिफ्ट दे सकते थे, ठीक है, आप कुछ भी कर दे सकते थे, वो उनकी मर्जी थी। बट ऐसा नहीं करा, आपने देखा कि उनके पास पैसे हैं, ठीक है, पैसे हैं, आपने मांगे कि उन्होंने उनका मन था देने का कि आप पूरे ले लो, ठीक है, उनके पास 10,000 ले लो, मगर आपने क्या मांगे? मुझे खाली 1,000 रुपए की जरूरत है, तो जरूरत के हिसाब से मांगे ना। तो ऐसे ही हमारे पास तो सारी चीजें थी भाई, हमने उनको जो ना अपने हिसाब से ढाला है, अपनी जरूरत के हिसाब से ढालने के बाद अपने आप काम में लिया है। तो इसीलिए वी कैन से वी ड्रॉन द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी ड्रॉन द वेरियस फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, बट हियर व्हाट यू नीड टू थिंक, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी डिड नॉट जस्ट कॉपी, वी जस्ट नॉट कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमने खाली कॉपी नहीं करा है भाई साहब, हमने जो ना चीजों को समझा, जाना, पहचाना, फिर उसको अपने हिसाब से डाला, फिर उसको अपने अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो फिलोसॉफिकल आइडियाज थे वो हमने कहीं ना कहीं अमेरिका जो जैसे कि फिलोसॉफिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें जो वेरियस रिसोर्सेज है, फिलोसॉफिकल पार्ट जो हमने कहां से उठाया है? हमने हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आयरलैंड, ठीक है, वहां से उठाया है, ठीक है। फिलोसॉफिकल पार्ट में कौन सा आता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। डीपीएसपी देखिए, डीपीएसपी अभी मैं आऊंगा यहाँ पर। डीपीएसपी का काम क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कहीं ना कहीं जो हमारा पॉलिटिकल पार्ट है वो उठा लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अदर कंट्रीज है जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, नाउ यूएसएसआर को यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, नाउ रशिया बोलते हैं उसको, जर्मनी वगैरह, वहां से भी काफी सारे फीचर्स उठाए हैं। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे सारे पार्ट उठाए गए हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में लिखे हैं वैसे तो, मगर मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूं, यू जस्ट चिंता से फ्री हो जाओ, ठीक है। यहाँ पर सब चीज मिलेगी आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ताकि आप पढ़ सको। बस पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, और मुझे बस इतनी चीजें चाहिए, ठीक है, अच्छे नंबर लाओ, ठीक है। यहाँ पर आपको टीएमए हो गया, आपका थियोरेटिकल पार्ट हो गया, सारी चीजें कवर करा रहा हूँ मैं, ठीक है, सारी चीजें कवर कर रहा हूँ। खासकर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं मुंह जबानी कवर कर रहा हूँ। बस आप इनको सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको अपने कानों से सुनिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ड्रोन का मतलब होता है निकाले हैं, वेरियस का मतलब होता है काफी सारे, और रिसोर्सेज का मतलब होता है साधन। काफी सारे जो साधन है, काफी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे हमारे जो काफी सारे फीचर्स हैं वो लिए गए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिलोसॉफिकल यानी फिलोसॉफिकल हिंदी में क्या होता है? मनोवैज्ञानिक पार्ट जो है, ठीक है। पॉलिटिकल यानी लोकतांत्रिक, सॉरी राजनीतिक पार्ट जो है, ठीक है। देखिए हिंदी जो ना काफी सारी जो ना वर्ड्स मुझे नहीं पता होते हैं, तो यू पीपल हैव टू जस्ट सर्च, या तो गूगल पर कर लीजिए, फिर किसी डिक्शनरी की हेल्प ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है नीचे आपका ब्लेंड ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स, ठीक है, मिक्स है, इसमें रिजिडिटी पाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है ना। यू विल थिंक व्हाट अबाउट दिस सर, व्हाट आर यू सेइंग, ठीक है, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली? नाउ इट इज नथिंग बट ब्लेंड मिक्सचर, रिजिडिटी भी फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? अभी क्लियर नहीं है, चलिए मैं बताता हूं। देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड इस तरीके से है कि भाई साहब इसको अच्छी तरीके, इसको जो ना इजीली अमेंड नहीं करा जा सकता है, इसमें संशोधन नहीं लेकर आया जा सकता है इजीली। यू नीड सर्टेन फीचर, यू नीड सर्टेन थिंग्स दैट टू बी क्वालिफाइड, ठीक है।
तो यहाँ पर और क्वालिफाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो होनी ही चाहिए, नेसेसरी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें भी हैं। बट देयर आर सर्टेन फीचर्स जो कहीं ना कहीं इजीली अमल करे जा सकते हैं, मगर कुछ उसके साथ साथ ऐसे फीचर्स भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको अमल करने के लिए एक मेजोरिटी की एक काफी सारी मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अब मान कर चलिए यहाँ पर एक अरे ये तो कहाँ से आ गया भाई, चल मिट जा, ये पता नहीं मैं भूल जाता हूँ लिख कर, ठीक है, फिर मिटाना पड़ता है, हाथ गंदे हो गए मेरे, ठीक है। देखिए मान लिए यहाँ पर 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से तकरीबन 80 जब तक ये नहीं कहेंगे, 80 जो है ना फेवर में वोट नहीं करेंगे, तो एक पर्टिकुलर चीज है जो यहाँ पर क्वालिफाई नहीं होगी अमेंडमेंट के लिए, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिजिडिटी का मतलब जटिल, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जटिलता नहीं है, ठीक है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीला, ठीक है, लचीला है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर रिजिडिटी का मतलब है कि अगर आपको अमेंडमेंट करना है किसी भी एक ऐसे फीचर में जो कहीं ना कहीं स्टेट के इंटरेस्ट को भी और जो गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट डालता है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से फुल मेजोरिटी, एक एम्पल अमाउंट जो पीपल होते हैं ना पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, सांसद में बैठते हैं, तो उनकी वोटिंग पावर लगेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं कि कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं आर्टिकल 3, देखिए अमेंडमेंट जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, बता देता हूँ मैं आपको, 368 दिख रहा है आपको, ये 368 जो है ये आर्टिकल है, ठीक है, इसके अंडर ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा जाता है, ठीक है, संशोधन, ठीक है। एक मिनट मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, ठीक है। शेड्यूल में आपको बात कर रहा था ना शेड्यूल की, ठीक है, शेड्यूल क्या होते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2/3 की मेजोरिटी उसमें नेसेसरी होती है, ठीक है, 2/3 की मेजोरिटी नेसेसरी होती है अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को अमेंड करना होता है। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर से तो कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि 1973 में एक केस आया था कि केशवानंद भारती ने ये कहा था कि भाई साहब देखिए आप जो है ना बेसिक स्ट्रक्चर पे हाथ नहीं लगा सकते, बाकी आप कुछ भी अमेंडमेंट कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। बट हाँ कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट की जो है ना स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, उसको बोलते हैं 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी 50% ऑफ द मेंबर की जो है ना वोटिंग चाहिए होती है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को पास करने के लिए। अगर कोई भी बिल वगैरह पास होता है अमेंडमेंट, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चीज जोड़े, जैसे कि अभी जीएसटी बिल वगैरह आया था, ठीक है, और आपका दूसरी जो नेशनल कमीशन फॉर वर्किंग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, एनसीडब्ल्यू की स्थापना करी थी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आया गया था, उससे कहीं ना कहीं जो है एक अलग ही कमीशन तैयार हुई है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और जैसे कि अब हमारे जो एक जैसे कि एससी और एसटी की जो कम्युनिटी है हमारी कंट्री में, अब इनकी जो रिजर्वेशन की जो वैधता है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी एक अमेंडमेंट लेकर आया गया था, ठीक है। तो ऐसे अगर जो भी पर्टिकुलर एक संशोधन, जो भी पर्टिकुलर एक बिल वगैरह जो भी पार्लियामेंट में लेकर आए जाते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं ना, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। बट कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो सिंपल एक नॉर्मल मेजोरिटी से पास हो जाती हैं, और कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती हैं जैसे कि आप मान के चलिए जो बिल होते हैं क्या बोलते हैं फाइनेंशियल बिल जो होते हैं वो उनके लिए ज्यादा स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, वो लोकसभा में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उनके ऊपर अगर राज्यसभा में भी डिस्कस होता है तो वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है चीजें, ठीक है, राज्यसभा के लिए फाइनेंशियल बिल वाली, तो उनके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी नहीं नॉर्मल मेजोरिटी की जरूरत होती है। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई फेरबदल लेकर आना है, या फिर पार्लियामेंट की कोई एग्जीक्यूटिव पावर में फेरबदल लेकर आना है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी फेरबदल लेकर आना है, तो उन सारी चीजों के लिए स्टेट हाफ ऑफ द स्टेट जो है ना उस पर्टिकुलर बिल को रेटिफाई करनी चाहिए, मंजूरी देनी चाहिए, तभी उन चीजों में अमेंडमेंट होता है। ऐसे हम बोल सकते हैं कि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमें रिजिडिटी दिखती है, और कुछ प्रोविजन ऐसे भी हैं जैसे फाइनेंशियल बिल वगैरह जिसमें हमें नॉर्मली मेजोरिटी चाहिए होती है। तो हम कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं एक तरीके से सिंथेसिस है दोनों का, ठीक है, नीदर रिजिड और नॉर फ्लेक्सिबल, ठीक है, हम बोल सकते हैं इसको ऐसा।
ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आगे, हमारा एक प्रोविजन आ जाता है, इसमें फीचर आ जाता है, उसको बात करते हैं हम फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। ठीक है, यहाँ पर फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस का मतलब क्या है? फेडरल सिस्टम तो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। फेडरल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द वेरियस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब यूनिटरी बायस क्या है? क्योंकि कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जहां पर कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारी पावर आ जाती है, ठीक है। यूनिटरी बायस है, यूनिटरी बायस में आता है हमारा जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब इमरजेंसी प्रोविजन लगते हैं ना, तब उस समय पर जो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। दूसरी चीज यूनिटरी बायस उस समय भी है जैसे कि हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी इस तरीके से कि वो जो ना, अगर कुछ भी चाहे स्टेट्स के लिए लॉ बने या फिर बने सेंटर के लिए लॉ, तो वो ही बनाएगी, ठीक है। मगर ये सारी चीजें जो ना कहीं ना कहीं एक तरीके से हमें दिखाती है कि जो पावर का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेंटर की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए इस हम इसे यूनिटरी बायस बोलते हैं। फेडरल सिस्टम भी है क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो 3 भागों में बटी हुई है। इनिशियली वी हैड टू टायर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। मगर जब इसमें 73rd और 70 जो 4th कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया, अमेंडमेंट लेकर आया गया ना, तो उस समय पर हमारी जो 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट जुड़ गई। विलेज पंचायत जिन्हें हम बोलते हैं, और जो अर्बन, ये तो रूरल एरिया में होती हैं, ठीक है, और जो विलेज पंचायत अर्बन म्युनिसिपैलिटीज होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो अर्बन एरिया में पाई जाती है, तो ये लोकल गवर्नमेंट है, तो इसको भी लेकर आया गया, तब हमारा बन गया 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम तो हमें देखने को मिलता है, कुछ जो 7 शेड्यूल है वो बांटता ही तो है, वो बांटता ही तो पावर को ही तो बांटता है, ठीक है। जैसे कि 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, एक तो यूनियन लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है, और एक क्या है, स्टेट लिस्ट है, ठीक है। स्टेट लिस्ट पर स्टेट कानून बना सकती है, मगर यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसे प्रोविजंस भी, अगर 3-4 स्टेट गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से अपील करें कि भाई साहब तुम कानून बना दो, तो स्टेट के जो मैटर्स हैं उन पर जो है ना यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, मगर वहां पर स्टेट की 3 से 4 जो स्टेट है ना वो आने चाहिए, ठीक है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जहां पर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है, मगर अगर यूनियन गवर्नमेंट ने पहले ही कोई कानून बनाया हुआ है तो वहां पर यूनियन गवर्नमेंट का प्रीवेल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। और यूनियन लिस्ट ऐसी है जहां पर खाली यूनियन गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो कानून बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम में पावर जो है बटी हुई होती है। यूनिटरी बायस का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बना देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इन द सेंस कि यहाँ पर जो है चीजें कहीं ना कहीं एक साथ कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर के पास काफी सारी पावर होती है, क्योंकि वो जो है ना, अगर स्टेट उसके पास रिक्वेस्ट करेंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो उन जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं उन पर भी क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, ये फेडरल सिस्टम, ठीक है। फेडरल सिस्टम की कुछ प्रोविजन पहले मैं आपको बताता हूँ, सेंटर यूनिटरी बायस के कुछ सिस्टम बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं यूनिटरी बायस है, स्टेट का अलग नहीं है। यूएसए में क्या है, यूएसए में क्या है कि स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और जो फेडरल का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, यानी सेंट्रल लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो इस तरीके से एक तरीके से हमें देखने को यूनिटरी बायस, ठीक है, जो एक ही बिंदु की तरफ सारी चीजें जो है केंद्रित होती हुई देखने के लिए हमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो आगे आता है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। अब यूएसए में डबल सिटीजनशिप होती है, ठीक है, डबल सिटीजनशिप होती है, तो उसके लिए स्टेट के जो यूएसए में 50 स्टेट है ना, 50 स्टेट है यूएसए में, ठीक है, तो स्टेट की अलग होती है और जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है उसकी अलग स्टेट सिटीजनशिप होती है। तो यहाँ पर दो सिटीजनशिप प्रिवेल करती हैं, हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, ठीक है। तो ये भी चीज यहाँ पर आ जाती है। दूसरी चीज आती है फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी भाई बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी, स्टेट के पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जिन पर वो खुद भी अपने कानून बना सकती है, ठीक है। और अमेंडमेंट करने की भी कुछ चीजें फ्लेक्सिबल हो जाती है, कुछ इतनी रिजिड हो जाती है जहां पर स्टेट की मंजूरी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, तो इसलिए ये फ्लेक्सिबल भी और कहीं ना कहीं रिजिड भी है, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जो है जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोनों स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों के लिए कानून बनाता है, ठीक है, दोनों की चीजों को देखता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं यूनिटरी बायस दिखाई पड़ती है हमें, ठीक है। अब आगे बात होती है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, ठीक है। जो स्टेट में जो हमारे होते हैं ना राष्ट्रपति, जैसे हमारा राष्ट्रपति है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है, यानी वो नाम के जो एग्जीक्यूटिव है, बट हाँ काम जो करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो रियल एग्जीक्यूटिव है, प्रधानमंत्री के साथ जितने भी मंत्री जुड़े होते हैं, जिन्हें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं काम करते हैं एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति बोलते हैं वैसे तो, और राज्यपाल हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जो उसमें होते हैं गवर्नर, ठीक है, स्टेट्स में, उसको सेंटर के द्वारा अपॉइंट करा जाता है। तो कहीं ना कहीं सेंटर के पास भी काफी सारी पावर आ जाती है और फेडरल सिस्टम भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। फेडरल सिस्टम के जो प्रोविजंस है वो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। पहला जो है वो ये है कि 2 गवर्नमेंट
अब तो हमें आपको बता ही देगा 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने के लिए मिलती है, मगर इनिशियली हमारे पास 2 गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक है। तो और दूसरी बात आती है हमारी डिवीजन ऑफ पावर। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि सारी पावर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है फिर स्टेट गवर्नमेंट भी, वो कहां से लेगी अपनी सारी पावर? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन सारी पावर दे रखी है और यहाँ पर जितने प्रावधान दिए हुए हैं स्टेट लिस्ट में, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है रूल करती है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखिए वीडियो काफी लंबी रहेगी क्योंकि सारी मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी देखिए जो जुडिशरी है, जुडिशरी है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है मगर इंडिपेंडेंट है, उस पर ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप रहेगा ना फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप रहेगा। अगर इसने कोई भी फैसला सुना दिया वहां पर, अगर इस जो भी फैसला सुनाया ना यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी सुना दिया या फिर हाई कोर्ट में सुना दिया, उसको लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस नहीं करा जाएगा। तो यहाँ पर जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है ना वो बरकरार रहती है, ठीक है, वो अपने हिसाब से फैसला सुनाएगी। क्योंकि अगर जो भी एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी एग्जीक्यूट कर दिया, कोई भी बिल बनाया उन्होंने और कोई भी वो फिर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, उनका उल्लंघन करता है, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर हम इसे चैलेंज कर सकते हैं। जुडिशरी सॉरी एग्जीक्यूटिव के जितने भी लॉ है या फिर लेजिस्लेटिव जितने भी लॉ उनको चैलेंज कर सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करते हैं। तो कहां पर? जुडिशरी में, क्योंकि ये प्रोटेक्टर है जुडिशरी, जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रोटेक्टर है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। और फंडामेंटल राइट्स है जस्टिसिएबल है, ठीक है, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल होते हैं, इनके उल्लंघन के लिए हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं। मगर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जितनी भी होती है ना, ये कहीं ना कहीं नॉन जस्टिसिएबल है, इनके अगर ये उल्लंघन भी होते हैं तो हम जुडिशरी के पास नहीं जा सकते। अभी आऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब यहां पर बोला जाता है कि यहां पर जो फेडरल सिस्टम था आपको पता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिटरी बायस, यूनियन के पास भी काफी सारी पावर है, मगर हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया है ना, इंडिया ये है यूनियन ऑफ द स्टेट। यहाँ पर जो स्टेट अगर एक बार फॉर्म हो गए, देखिए हमने पढ़ा था कि इंडिया जो है ना सोवेरियन है, ठीक है, वो अपनी कुछ टेरिटरी अगर देना चाहे किसी को भी इन टर्म्स ऑफ पीस एस्टैब्लिश करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर, तो दे सकती है। बट हाँ, इंडिया एक यूनियन ऑफ द स्टेट है, नॉट द फेडरेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने भी कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करा है कि हम यहाँ पर इंडिया में इंक्लूड हो रहे हैं, नहीं, इंडिया एक यूनियन बनी है काफी सारे स्टेट्स की। तो यहाँ पर अगर कोई भी टेरिटरी हम एक्वायर करते हैं ना, कोई भी इंटरनेशनल टेरिटरी को एक्वायर करते हैं, वो फिर हमारे यहाँ पर आ जाएगी, उसको एज ए स्टेट या फिर कोई भी यूनियन टेरिटरी का एक दर्जा दे दिया जाएगा। फिर उसके पास ये पावर नहीं होगी कि वो इंडिया से बाहर निकल सके, वो छोड़ सके। अगर कोई स्टेट या फिर कर्नाटका या फिर असम, मेघालय, मिजोरम, कोई भी स्टेट ये कहता है ना, डिमांड करता है सेसेशन की, ठीक है, कि हम कहीं ना कहीं इंडिया को छोड़ना चाहते हैं, अपना एक खुद की कंट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं, जैसे खालिस्तान मूवमेंट चली थी, खालिस्तान के इशू आज भी कहीं ना कहीं प्रिवेल करते हैं, ठीक है, उनके पास ये पावर नहीं है भाई किसी भी स्टेट के पास कि वो जो है ना कहीं इस पूरी जो इंडिया है उसकी कंट्री उसे छोड़ सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ मैं देखो बाद में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं शायद भूल गया था आपको बताना। तो हमारे यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम फॉलो करा जाता है ना, इसको काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी सारे नाम दिए हैं, जैसे कि क्वाजी फेडरल, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम एक तरीके से बोल सकते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर भी देखने को मिलता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर भी देखने को मिलता है, यानी काफ़ी सारी पावर हैं जो सेंटर के पास भी आ जाती हैं और काफ़ी सारी जो पावर है डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती हैं। जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हमें देखने जैसे कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है थर्ड टायर गवर्नमेंट हमें देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे ही हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दी हैं। तो चलिए, तो अब आता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में ही कि जो हमारे यहाँ पर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस करी जाती है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर प्रैक्टिस करी जाती है, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जो हमारा ब्रिटेन है ना, उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस होती है, ठीक है, मगर वहाँ पर जो हेड है वो मोनार्की है, ठीक है। अब यहाँ पर जो यूएसए, ठीक है, अब इसमें जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज होती है, मगर यहाँ पर जो हेड है ना वो रिपब्लिक है। अगर आपने रिपब्लिक पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है कि यहाँ पर जो हेड है ना वो इलेक्ट होता है और यहाँ पर हेड जो है इलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए कि यहाँ पर जो है सारी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं जो है ना कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलता है इंटर गवर्नमेंट के ऑर्गन के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने के लिए मिलती है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब आगे बात आती है हमारी सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। अब ये जो ब्रिटेन है इसमें जो है पार्लियामेंट जो है वो सोवेरेन है,
सोवरेन यानी इसके पास एब्सोल्यूट पावर है। ही दिस पार्लियामेंट कैन मेक एनीथिंग, एनी लॉ यानी आर्बिट्ररी लॉ भी कुछ भी बना सकती है। तो यहाँ पर जो है एक प्रोसीजर है, उसके हिसाब से अगर पार्लियामेंट ने एक डॉक्ट्रिन है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर उस प्रोसीजर के हिसाब से अगर ये पार्लियामेंट ब्रिटेन में कोई भी ब्रिटेन में पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ लेकर आती है ना, तो उस प्रोसीजर के हिसाब से जो एस्टैब्लिश करेंगे पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो फेयर और वैलिड कहलाएगा, ठीक है। वहां पर उसको कोई भी क्या नाम है उंगली नहीं उठा सकता, उसको चैलेंज नहीं कर सकता। बट वेयर यूएसए में जो है ना एक डॉक्ट्रिन है जिसे बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। अब ये जो डॉक्ट्रिन है ये कहीं ना कहीं यूएसए में सुप्रीम कोर्ट को सुपरमेसी प्रदान करती है। अगर यहाँ पर सिटीजन्स के या फिर लोगों के कुछ भी अगर राइट्स का उल्लंघन हुआ ना, तो यहाँ पर यूएसए का सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज कर देगा और इसको जो है कहीं ना कहीं नल एंड वॉइड का करार दे देगा ना। हमारे कंट्री में क्या है, हमने क्या करा है कि हमने दोनों का जो सिंथेसिस है ना वो लेकर आए। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, बट इफ द पार्लियामेंट मेकिंग लॉ, ठीक है, एंड द लॉज आर समवेयर इन्फ्रिंजिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, देन क्या हो सकता है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लिख देता हूं सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई साहब हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, अगर ये बिल बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट उसको जांचेगा, पड़ताल करेगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि इंटरप्रेटर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। वो इंटरप्रेट करेगा, सारी चीजें करेगा, फिर उसके बाद अगर ऐसी चीजें मिलेंगी ना, देन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, नल एंड वॉइड करेगा, भाई साहब ये लॉ खराब है, इसे ले जाओ, वापस करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट, ये जो सिंथेसिस है ना पार्लियामेंट सोवरेनिटी के और जुडिशियल सुपरमेसी के दोनों के सिंथेसिस हमारे यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। आगे आता है हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये आपको पता ही है कि भाई इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट भी दे दिया तो वो आर्टिकल 137 के अंडर अपनी जजमेंट को रिवर्स भी कर सकता है, ठीक है, और यहाँ पर जो जुडिशरी है ना उसकी फेयरनेस बरकरार रहती है, क्योंकि वो एक तरीके से उसको इंडिपेंडेंट बनाया गया है, ना तो वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के ऊपर निर्भर है या ना ही वो किसी पार्लियामेंट के किसी भी लॉ के ऊपर निर्भर है, ठीक है। मगर हाँ, अगर जुडिशरी में कोई भी चेंजेस लेकर आने होते हैं ना, तब इस हाफ ऑफ द स्टेट्स की पावर की जरूरत पड़ती है, उनकी वोटिंग की जरूरत पड़ती है, सो दैट की वी कैन मेक लॉ अपॉन व्हाट जुडिशरी, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलिए, तो यहां पर देखिए आगे आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे आते हैं आगे फंडामेंटल राइट्स। ये क्यों बार बार लिखा रह जाता है, मैं घूमता रहता हूं इधर से उधर, ठीक है। चलो बैठ जाओ दादा, 2 मिनट वेट करो बस, बैठ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखिए फंडामेंटल राइट्स हमारे की 4 राइट है, वैसे तो 7 राइट हुआ करते थे, राइट ऑफ प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं हटा दिया गया, आज उसको आर्टिकल 380 में रख दिया गया, वो आज हमारा लीगल राइट है, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और द फंडामेंटल राइट, ठीक है। इट वाज ओरिजिनली इंक्लूडेड एज द फंडामेंटल राइट, बट इट वाज समवेयर डिस्कार्डेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 में आते हैं, टीपीएसपी पार्ट 4 में आते हैं हमारे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। ये आपको बता दिया मैंने। हमारे फंडामेंटल राइट कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ पर, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और राइट टू कल्चरल वाला जो राइट होता है वो भी आता है, ठीक है। वो कौन सा हमारा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये 6 राइट है हमारे, जो कहीं ना कहीं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हीं में लिखे हुए हैं। आगे जो चैप्टर है आपका, अगला जो चैप्टर है वो फंडामेंटल राइट्स का, देन वी विल बी लर्निंग ईच एंड एवरी राइट अलॉन्ग विद द आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो वहां पर हम सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर अब बस आपको क्या ध्यान रखना, ये राइट ध्यान रखना है बस, और कुछ ध्यान रखना। आगे आता है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब यहाँ पर एक चीज तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल है। अगर इनका उल्लंघन होता है देन वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि भाई साहब तुम्हारे पास जो है ना हाई कोर्ट भी तो है, तुम्हारे पास जो है ना सबऑर्डिनेट कोर्ट भी तो है, यानी अदर जो छोटे छोटे कोर्ट्स हैं वो भी आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है देन यू कैन इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्रोचिंग टू द सुप्रीम कोर्ट साइड के आपके पास जो ना राइट्स है कि आप हाई कोर्ट जाइए सबसे पहले, अगर वहां पर सुनवाई नहीं होती देन यू हैव राइट टू कम टू मी, ठीक है। मगर हाँ आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, यू हैव पावर टू गो, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32, ठीक है।
तो यहाँ पर डीपीएसपी जो हमारी होती है ना वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होती है। यहाँ पर सोशलिज्म और गांधीज्म, ठीक है, और आपके जो मार्क्सिज्म जैसे आइडिया जो अलग अलग थे ना उनको यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर अपनाया गया, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजें हैं और ये जो है ना नॉन जस्टिसिएबल है, अगर इनका उल्लंघन भी होता है ना तो कहीं ना कहीं आप जो है ना सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बस इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखी हैं, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स जो मानव अधिकार होते हैं उनको उनकी गारंटी देते हैं, ठीक है। अब डीपीएसपी का यूज क्या है भाई साहब, डीपीएसपी का कोई यूज नहीं है, ठीक है। इनका अगर कोई यूज करता है इसमें जितने प्रावधान लिखे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उन प्रावधानों को सच करने के लिए जो है ना जो मैनिफेस्टो आप देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले काफी सारे मैनिफेस्टोज लेकर आती हैं कि हम ये बनवाएंगे, ये करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो सारे इन्हीं के ऊपर बेसिस होते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है वो यहीं से सारी चीजें उठाते हैं और उनको फुलफिल करने के वादे करते हैं। अगर वो फुलफिल भी नहीं कर पाते हैं तब भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक तरीके से वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं जहां पर एजुकेशनल, हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, हेल्थ वगैरह सारे जो प्रोविजंस है ना वो यहीं पर से उठाए जाते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर डीपीएसपी का अगर लागू करने की बात आती है तो वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी इंश्योर करने के लिए कि डीपीएसपी कहीं ना कहीं बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टेट जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको काफी सारी पावर मिलती है डीपीएसपी से, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जहां से वो उठाकर अपने वादे भी निकाल सकते हैं और अपने लॉ भी बना सकते हैं, और जो ह्यूमन है यानी सिटीजन जो रह रहे हैं कंट्री में उनके जो वेलफेयर है उनको इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सेकुलर स्टेट की बात आती है। भाई सेकुलर स्टेट तो है हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो है हम एक कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म जो हम फॉलो करते हैं। यहाँ पर स्टेट का कोई भी एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं है, स्टेट डजंट हैज पर्टिकुलर रिलीजन। तो यहाँ पर सारे जो रिलीजन है सबको एक सट्टा ही माना जाता है, एक जैसा ही माना जाता है, मगर यहाँ पर काफी सारे चीजें इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है, सेकुलरिज्म है। जैसे कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि एक जैसा ही सबको माना जाएगा, ठीक है। तो स्टेट कभी भी डिनाई नहीं कर सकता कि अगर किसी की अगर कोई प्रोटेक्शन प्रदान की जानी है तो सबको एक जैसी प्रदान की जाएगी, ठीक है। अगर किसी को माना जाए, किसी को एक तरीके से प्रिविलेज नहीं दिए जाएंगे तो वहां पर भी एक तरीके से सेकुलरिज्म ही पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, इक्वालिटी होगी तो अपॉर्चुनिटी की तो सबके लिए होगी अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। आगे आता है हमारा कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, यानी जो पूजा वगैरह करने की या फिर मंदिर वगैरह जाने की तो वो सबके पास ही इक्वल फ्रीडम होगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही कास्ट के बेस पर, ना ही रेस, रिलीजन वगैरह किसी के बेस पर स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में आपको कोई भी चीजें नहीं करनी है तो वो मैं आपको जो फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना इंक्लूडेड है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, तो वो कहीं ना कहीं रिलीजन से ही रिलेटेड है, तो वहां पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। आगे आता है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, सफरेज बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड हुआ था तो बना था, तो उस समय पर जो वोट देने का अधिकार था वो 21 ईयर था, ठीक है। 21 ईयर से जो भी ऊपर होगा तो भाई उसको वो वोट दे सकता है, मगर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लेकर आया गया 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, जिसके तहत क्या होता है कि जो वोट देने का अधिकार था ना वो 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 साल कर दिया गया था। और ये कब आया था, ये आया था 1989 में, ठीक है, 1989 में आया था, ठीक है। तो इससे जो ना वोट देने का अधिकार जो ना वोट देने की जो एज थी वो कम कर दी गई थी, ठीक है। आता है हमारा सिंगल सिटीजनशिप जो है कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी, मैंने आपको पढ़ाया था ना फ्रेटर्निटी भाईचारा, तो वो भी एक उसमें से एक आता है सिंगल सिटीजनशिप, उसमें से एक प्रावधान है फ्रेटर्निटी में, क्योंकि ये जो सिंगल सिटीजनशिप है ना सबको अलग अलग नहीं बांटता। जैसे कि यूएसए में, भाई यूएसए में तो स्टेट है, ठीक है, काफी सारे स्टेट है और सबकी अलग अलग सिटीजनशिप है, ये फेडरल सिस्टम की अलग है और वहां पर स्टेट्स की अलग है। तो यहाँ पर जो सिंगल सिटीजनशिप है वो सबके लिए समान है, तो वहां पर एक तरीके से भाईचारा वाला फीलिंग आ जाती है, भाई तो भी भाई है। जैसे हम अब्रॉड जाते हैं ना, कंट्री से बाहर जाते हैं, वहां पर कोई हमारा हिंदुस्तानी मिल जाए, भाई तो भाई है यार अपनी कंट्री का यार, ये वो वगैरह, तो अच्छा सा लगता है एकदम, बोलते हैं कपिल शर्मा ने बोला था ग्लैमर आता जाता वो अच्छा लगता है। तो वहां पर जो अगर हमारे कंट्री के रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा यार, कहीं ना कहीं अच्छा है, ठीक है। आप समझ सकते हैं सारी बातें। इंडिपेंडेंट बॉडीज, देखिए इसके साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इंडिपेंडेंट बॉडीज का प्रावधान है जो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट तो है, पार्लियामेंट में 3 चीजें आती हैं, दैट इज दी राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी हमारे पास और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, ठीक है, ये इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए बनाती है और इंडिपेंडेंट भी अपने खुद के लॉ भी बनाती है, अपने जो उनका जो वो ना प्रोसीजर जो भी, जैसे कि लॉ वगैरह कोर्ट में किस तरीके की प्रोसीडिंग वगैरह होंगी तो वो सारी चीजें भी वो खुद ही बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे कि यूपीएससी होगी, स्टेट पीसीएस होगी, इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है, और जो
जो SC/ST की जो कमीशन हो गई, तो वो सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ना अपना काम खुद करती हैं, उनके लिए फंड अलोकेट होता है, ठीक है। और देखिए ये जो जुडिशरी वगैरह है, इनका जो फंड वगैरह होता है वो कहाँ से उठाती है, अपनी सैलरी वगैरह जो कॉन्स्टिट्यूटिव फंड ऑफ इंडिया है ना उस पर चार्ज होते हैं, ठीक है। अब ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं ये भी अपने काम खुद करती हैं, मगर इनको जो ना एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है ईयर में, इसको प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन पूरी रिपोर्ट्स को कहां पर, पार्लियामेंट में लेकर जाने के लिए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट बॉडीज आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए आगे आता है हमारा, क्या आता है, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंट बॉडीज और आपका इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन देखिए, इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। एक तो हमारी होती है कौन सी, एक तो हमारी होती है इंटरनल और प्रेसिडेंशियल और फाइनेंशियल। यहां पर इंटरनल इमरजेंसी और एक्सटर्नल इमरजेंसी आती है, ठीक है। इसका आर्टिकल होता है 352, ठीक है, ये 356 और ये 360। ये 3 आर्टिकल हैं जो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जो इमरजेंसी से डील करते हैं। और ये जो इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, यहाँ पर अगर इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352, तो यहाँ पर जो ना पावर जो होती है सारी की सारी किसमें आ जाती है, किसके पास आ जाती है भाई साहब, ये सारी की सारी पावर जो आ जाती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, ठीक है। अगर स्टेट में कोई भी लॉ बनेगा, कुछ भी होगा, पूरी कंट्री में कुछ भी होगा ना, चाहे स्टेट हो या फिर नेशनल लेवल पर हो, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीजें देखेगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम नहीं रहेगा। अब प्रेसिडेंशियल रूल ऑफ जानती हैं क्या होता है प्रेसिडेंशियल, अगर स्टेट में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर फेलियर हो जाती है, वहां पर वो काम नहीं कर पाती है, तो वहां पर गवर्नर का काम होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताए कि यहाँ पर जो ना काम अच्छे से नहीं हो रहा और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस तरीके से चल रही है, ठीक है, यानी मिस हैपनिंग हो रही है सारी चीजें, ठीक है। तो वहां पर गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करेगा, फिर उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसमें प्रेसिडेंशियल रूल लगा देगी, ठीक है। आगे आता है 360, ये होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी एक आर्थिक क्राइसिस जो आता है, ठीक है। उस समय देखिए आज तक ऐसा जो है कुछ भी नहीं हुआ कि हमारे यहाँ पर हमारे कंट्री में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सके। नेक्स्ट आता है हमारा 3 टायर गवर्नमेंट। 3 टायर की गवर्नमेंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि फेडरल सिस्टम में भी 2 भागों में पावर बढ़ती थी, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, बट यहाँ पर अब हमें पता है कि हमारे पास 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज म्युनिसिपैलिटीज और विलेज पंचायत, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के। नोट्स आपको आपके जो है ना टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो उसे जरूर से जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिखे हुए हैंडमेड नोट्स हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप आशा करता हूं कि आपको ये जो पूरी वीडियो है, आपको जो पूरा चैप्टर है, आपको जो पूरे ये फंक्शंस हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके बुक में कुछ तरीके से दिए हो, कुछ और तरीके से दिए हो, बट हाँ मैंने कुछ और तरीके से बना दिए, अलग अलग बनाए, सो दैट कि आप इनमें से अगर 4 भी याद करें, 4-5 भी याद कर लेंगे तो भी बहुत है, ठीक है, आपके पेपर में लिखने के लिए, ठीक है। और बाकी का बना कर लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही, मगर अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, देन डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर क्वेरीज टू मी, ठीक है। टेलीग्राम पर आप क्या कर सकते हैं, @अरुण सामू लिखिए, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे मुझसे और आप मुझसे अपनी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझसे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं सारी चीजें अपलोड करते रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ आपको, ताकि आप जो है ना अप टू द डेट रहें, ठीक है। फिर उसके बाद आप मुझसे जो है ना इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, और बस इतना ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिसको नीड है उसको जरूर बताइए, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा आपसे। जय हिंद।